कैसे कंडक्ट कराया जाता था इंडिया, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट, उसी तरह से होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स, और क्या कह सकते हैं, प्रेज्ड द ब्रेवरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। क्या ये सक्सेस था या फिर फेलियर था? किसको? टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू। इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑनसेट और एडवेंट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। जैसे हमने उसके पहले डिस्कस किया था द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एक आप कह सकते हैं वॉयलेंट रिस्पॉन्स था इंडियन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। इस रिस्पॉन्स से इंडियन रेवोल्यूशनरी सोच रहे थे कि दे वुड एबल टू डिफीट द और दे विल एबल टू ओवरथ्रो द फॉरेन रूल। नाउ उसी तरह से वी वर डिस्कसिंग द पीसफुल रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस इन द ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, और उसमें हमने पढ़ा था होम रूल लीग मूवमेंट। नाउ हमने डिस्कस किया था कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर 1916। ये याद रखना है, डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह व्हाट वी डिस्कस दैट टू होम रूल लीग मूवमेंट वाज फॉर्म्ड, वन लेड बाय मिस्टर बाल गंगाधर तिलक, अदर बाय मिस एनी बेसेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है उसका जेनेसिस या ओरिजिन जो है, आइडिया वाज फॉर द फर्स्ट टाइम introduced by Annie Besant. Annie Besant was inspired from the Irish Home Rule League. Now the purpose, एक सिंगल लाइन में अगर पर्पस की बात की जाए कि what was the purpose for the start of this movement, आप कह सकते हैं द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। नाउ लेट्स गो बैक टू द टू डिफरेंट होम रूल लीग फॉर्म बाय द टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़। तो हमने पढ़ा था कि जो तिलक ने जो होम रूल लीग बनाया था वो कब बनाया था, वो सबसे पहले उन्होंने बनाया था, एंड इट वाज इन द ईयर 1916 इटसेल्फ, एंड इन अप्रैल 1916 इटसेल्फ, एंड इसका नाम क्या था, इंडियन होम रूल लीग। उसी तरह से एनी बेसेंट के होम रूल लीग का नाम क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तिलक के ब्रांचेस थे 6, एनी बेसेंट के ब्रांचेस थे 200। तिलक का डिमांड था स्वराज, लिंग्विस्टिक स्टेट, एज वेल एज टीचिंग और एजुकेशन इन वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेज। उसी तरह से स्वराज वाज द डिमांड, और द सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश कॉलोनीज वाज द डिमांड ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो तिलक हैं उनके होम रूल लीग का जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा, और उसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुंडेल। वी ऑल्सो डिस्कस दैट सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द एनी बेसेंट होम रूल लीग, जैसे कि वाडिया थे, जैसे कि सीपी रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्य अय्यर, एज वेल एज जॉर्ज अरुंडेल। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो बॉम्बे पार्ट है, बॉम्बे पार्ट है, दैट वाज नॉट अंडर तिलक एरियाज इन होम रूल लीग। बॉम्बे सिटी जो है वो किसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था होम रूल लीग मूवमेंट में, एनी बेसेंट का, बट महाराष्ट्र वाज अंडर तिलक। क्लियर रहेगा। नाउ जब बॉम्बे एनी बेसेंट के अंडर में है तो हमें ये याद रखना है कि जो बॉम्बे होम रूल लीग था दैट वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर, ये हमें याद रखना है कि जो बॉम्बे होम रूल लीग है इट वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू इट, वी डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा रिगार्डिंग द होम रूल लीग। नाउ पॉइंट कम्स, व्हाट वाज द मॉडस ऑपरेंडाई, मतलब कि ये होम रूल लीग कैसे काम करता था, क्या होता था इसमें, हाउ डिड द मूवमेंट वर्क, व्हाट वर द मेथड ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो आप कह सकते हैं कि द मेथड ऑफ फंक्शनिंग वाज दैट मीटिंग्स कंडक्ट किए जाते थे, मीटिंग्स वेयर कंडक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट्स। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है उसको में, तो उसी तरह से जैसे और आप कह सकते हैं प्रिंटिंग ऑफ जर्नल्स, उसी तरह से पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकली एजुकेट इंडियंस, पॉलिटिकल एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं क्या है, ये मॉडस ऑपरेंडाई है, मेथड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द होम रूल लीग। क्लियर है। नाउ इसमें और अदर आप पूछेंगे कि सर कुछ और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि दे ऑल्सो ट्राई टू डू सोशल वर्क, कलेक्टिंग फंड, अपने एक्टिविटी को फंड करने के लिए कलेक्टिंग फंड, कैंपेन्स एट्सेट्रा। सो दीज वेर द मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। याद रखेंगे, इस आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है। हमने पहले ही कहा था जो बाल गंगाधर तिलक ही रिटर्न्ड
after serving 6 years in Mandalay jail from 1908 to 1914. हमने ये भी पढ़ा था उनके बारे में important from exam point of view that उन्होंने 2 किताब लिखी थी, one was गीता रहस्य and other was Arctic Home of the Vedas. And हमने ये भी डिस्कस किया था why he was sent to the Mandalay jail. The reason was he appreciated और फिर इन्होंने he wrote खासकर प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस इन द मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस जहां पे दे ट्राई टू किल द ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड, राइट? सो दीज ऑल वी हैड डिस्कस्ड. नाउ वी विल डिस्कस नाउ in our next segment we will discuss or we will talk about or we will analyze the home rule league movement कि ये जो home rule league movement था, तो आगे चलते हैं इसके बारे में एक एनालिसिस करते हैं. जैसे हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनालिसिस किया था उसी तरह से हम लोग किसका एनालिसिस करने वाले हैं, होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया कैसे कंडक्ट कराया जाता था. आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पॉलिटिकल कांग्रेस में क्या हो गया था 1907 में कांग्रेस में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट. और आप कह सकते हैं 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ सेशन में कांग्रेस में फिर से रीयूनियन. तो 1907 से 1916 के बीच में कांग्रेस में क्या था, एक तरह से आप कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट में भी क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो गया था. मतलब कि द नेशनल मूवमेंट हैड बिकम वीक, कांग्रेस हैड बिकम वीक. नाउ होम रूल लीग आप कह सकते हैं एक्टेड एज अ स्पार्क, जिसके वजह से फिर से री इग्निशन ऑफ नेशनल मूवमेंट हुआ है. तो याद रखना है हमें कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करेंगे HRL का पॉजिटिव रोल करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि इट एक्टेड एज अ स्पार्क. क्लियर? तो किस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा, इंडियन नेशनल मूवमेंट में. क्लियर? क्योंकि आप इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं पॉलिटिकल वॉइड, मतलब इन एक्टिविटी, कोई नेशनल मूवमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी ही नहीं हो रही थी. किसके बीच में, 1907. प्रेज्ड द ब्रेवरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज. तो ये हमें याद रखना है, ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर अबाउट दिस, आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द उस वक्त के जो अच्छे लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, दे हैड जॉइंड होम रूल लीग मूवमेंट. तो आप बिल्कुल ऐड कर, आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आप सारे एनालिसिस करें, प्रोज एंड कॉन. प्रोमिनेंट लीडर्स जॉइंट होम रूल, क्या ये सक्सेस था या फिर तो जैसे कि क्या, पहले तो हमने कुछ नाम डिस्कस किए हैं तो आप बाकी नाम भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मोतीलाल नेहरू जॉइंट, जवाहरलाल नेहरू जॉइंट, देश बंधु चितरंजन दास जॉइंट. तो दैट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स, नेशनल लीडर्स ऑफ दैट टाइम, दे हैड जॉइंड द होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया. इससे पता चलता है कि इट एक्टेड एज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और अ लार्जर प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्चिंग नेशनल एक्टिविटी. क्लियर रहेगा? नाउ इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखेंगे कि होम रूल लीग मूवमेंट आप कह सकते हैं इट वाज अनदर मास मूवमेंट आफ्टर द लास्ट मास मूवमेंट. लास्ट मास मूवमेंट अगर आपसे पूछा जाए कौशानी कि व्हाट वाज द लास्ट मास मूवमेंट वी हैड टॉक्ड अबाउट जिसमें पीपल हैड पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, तो आप जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आगे बढ़ते हैं. सिंस होम रूल लीग वाज द अनदर मास मूवमेंट, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं इससे जो जो नेशनल एक्टिविटी है उसमें क्या आया होगा, अपटिक इन नेशनल मूवमेंट या फिर नेशनल टू इंडियन नेशनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिल्कुल सही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द आंसर, पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, फर्दर इसका एनालिसिस किया जाए, आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप देखेंगे 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा है. नाउ 19 पढ़ेंगे गांधी के बारे में. गांधी केम टू इंडिया इन द ईयर 1915 एंड इन 1917 गांधीज फर्स्ट आप कह सकते हैं मास मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, जो कि कौन सा था, पहला चंपारण. राइट नाउ तो आप देख सकते हैं वी कैन डायरेक्टली कॉल कि जो HRL है, होम रूल लीग मूवमेंट है, इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्चिंग गांधीयन स्टाइल ऑफ मूवमेंट. तो आप बिल्कुल कह सकते हैं प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए, टू लॉन्च गांधीयन स्टाइल ऑफ मूवमेंट, गांधीयन स्टाइल मास मूवमेंट का प्लेटफॉर्म. क्लियर? इसमें भी वायलेंस नहीं था, गांधीयन मूवमेंट में भी वायलेंस नहीं था, पैसिव रेजिस्टेंट काइंड था.
क्लियर नाउ। और आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, आप देखेंगे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का वन ऑफ द ड्रॉबैक्स क्या था, जो पीजेंट्री क्लास थे वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। द पीजेंट्स वे आर नॉट कनेक्टेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, राइट। जनरली इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू और लिमिटेड टू द अपर क्लास और अपर एजुकेटेड क्लास, राइट। यहाँ पे ही रेस्ट्रिक्टेड था। नाउ व्हाट एचआरएल डिड इज दैट उसने एक कनेक्टिंग लिंक बनाया। इट फॉर्म्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द विलेजेस एंड द टाउन, ताकि जो मास मूवमेंट तभी होता है जब एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी क्या हो, उससे जुड़े हो। सो इट प्रोवाइडेड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द विलेजेस एंड द टाउन्स एंड सिटीज, क्योंकि इसको लार्ज स्केल कवरेज मिला था इन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। क्लियर रहेगा। आप पूछेंगे इसको मास कवरेज दिया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, जैसे कि एनी बेसेंट ने खुद अपने न्यूज़पेपर, जिसका क्या नाम है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, शी क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, शी क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर देयर पॉलिसीज इन द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल। तो आप कह सकते हैं कि इट actually was a mass movement after a very long time. Next, और क्या होगा इसका consequences या analysis में, in the year 1917 एनी बेसेंट was arrested। बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अगर आप मास मूवमेंट करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ तो आपको रिप्रेस या सप्रेस किया जाएगा। एनी बेसेंट को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। बट एनी बेसेंट के अरेस्ट होने के बाद उस वक्त के एक फेमस नेशनलिस्ट लीडर थे सुब्रमण्य अय्यर, ही रिजेक्टेड द नाइटहुड। तो याद रखेंगे, जैसे आपको पता है ड्यूरिंग जालियांवाला बाग मैसेकर रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने क्या कर दिया, गिव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। उसी तरह से अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ एनी बेसेंट, कौन, सुब्रमण्य अय्यर, जो कि उनके लीग के ही थे, बेसेंट के ही लीग के थे, उन्होंने क्या किया, गिव अप द नाइटहुड। क्लियर रहेगा, ये हमें याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्दर आप क्या कह सकते हैं, और इंपॉर्टेंट होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिफॉर्म्स है, या लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रिफॉर्म्स थे, वो 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में था, राइट। नाउ आप देखेंगे 1919 का जो रिफॉर्म्स था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या फिर मॉन्टेग भाई साहब ने एक डिक्लेरेशन दिया था जिसको कहते हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑगस्ट डिक्लेरेशन है एंड लेटर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाज इंस्पायर्ड और इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। क्लियर रहेगा। तो आप बिल्कुल अनदर एनालिसिस में क्या कह सकते हैं, बिल्कुल जो ऑगस्ट डिक्लेरेशन है, आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917 किसके द्वारा दिया गया था, मॉन्टेग के द्वारा। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, होम रूल लीग मूवमेंट से। उसी तरह से आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या इसका दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स that was also direct और indirect result of किसका, होम रूल लीग मूवमेंट। क्लियर रहेगा, ये हमें याद रखना है। आप याद रखेंगे कि जब भी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड है, इसमें जो नाम रहता है, ये जो चेम्सफोर्ड है, ये क्या रहते हैं, वाइसरॉय, और ये कौन रहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर। उसी तरह मॉर्ले मिंटो में भी आप याद रखेंगे, मिंटो भाई साहब क्या हैं, वाइसरॉय, एंड मॉर्ले क्या हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर रहेगा, ये हमें याद रखना है। सो दीज वेर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेटा रिगार्डिंग द होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। क्लियर। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म। नेक्स्ट सेगमेंट इज ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म। आपको पता ही है कि नाउ गांधी हैज़ अराइव्ड ऑन द सीन। तो गांधी केम टू इंडिया ऑन Jan 9, 1915
एंड उसके बाद से आप कह सकते हैं कि जो मास नेशनलिज्म है, मास मूवमेंट का सिलसिला, द व्हील्स हैव स्टार्टेड टर्निंग। क्लियर नाउ, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड था जब गांधी इंडिया आए थे। ठीक है, नाउ आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी हमने पढ़ रखा है, हाई था, प्राइस हाई था, टैक्सेशन हाई था। क्लियर, तो आप देख सकते हैं पूरा नेगेटिव माहौल चल रहा है। उसी तरह से आपको पता होगा कि जो एजुकेटेड क्लास हैं वो अनहैप्पी हैं, जो आर्टिशंस हैं वो अनहैप्पी हैं, जो पीजेंट्स हैं अंडर हाई टैक्स वो भी अनहैप्पी हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीम सिचुएशन क्रिएट हुआ था। नाउ फर्दर आपसे कहा जाए कि और जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन में प्रॉमिस किया गया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन होगा तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, भारत को सेल्फ गवर्नमेंट देगी। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा था मॉडरेट ने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट ने वर्ल्ड वॉर वन में क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया था, सपोर्ट किया था। सिर्फ रेवोल्यूशनरीज थे, दे डिड नॉट सपोर्ट एंड वांटेड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। आगे आएंगे कौसानी की किस डेट पर गांधी अराइव्ड इन इंडिया, अभी जान लेंगे, जैन 9 1915, इस पर आएंगे हम लोग। क्लियर, सो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ताकि क्या, फेवर में ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड अस विथ सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है, अभी तक कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं आया है, तो डिसअपॉइंटमेंट एमंग द ग्रुप। क्लियर है, ये क्लियर है। नाउ एक मेजर इवेंट जो हुआ था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आप कह सकते हैं ये जो इवेंट है और इससे जो एक आइडियोलॉजी जो आई थी वो वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट आइडियोलॉजीज या प्रोमिनेंट रेवोल्यूशन इन द 20th सेंचुरी। हम वी आर टॉकिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। क्लियर, तो वी आर डिस्कसिंग बैकग्राउंड, जब गांधी आ गए हैं और उसके टाइम फ्रेम में जो बैकग्राउंड की क्या चल रहा है उस वक्त, जो एरा ऑफ मास नेशनलिज्म को क्या करेगा, एक तरह से ग्राउंड देगा, एक तरह से क्या करेगा, लॉन्च पैड देगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू द स्टार्ट ऑफ मास नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर है, तो वी हैव डिस्कस कि वर्ल्ड वॉर वन का ये सब फैक्टर्स तो है ही, ये सब डिसअपॉइंटमेंट है ही, उसी के साथ एक क्या है, रशियन रेवोल्यूशन। नाउ थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। नाउ रशियन रेवोल्यूशन was started on November 7, 1917। क्लियर है, तो आप याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसका रीज़न है कि जो रशियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर मतलब इंग्लिश या क्रिश्चियन कैलेंडर से एक महीने पीछे चलता है। दिस रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज बॉल्शेविक रेवोल्यूशन, क्योंकि इट वॉज लेड बाय बॉल्शेविक पार्टी। और अब क्या पढ़ेंगे, जो रशियन रेवोल्यूशन है आप कह सकते हैं इट वॉज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। क्लियर, नाउ आप पूछेंगे कि सर इस रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, तो उस वक्त जो करंट मोनार्की थी कहाँ, रशिया में, उसको हटा दिया गया। आप याद रखेंगे जो मोनार्की इन रशिया है उनको जार कहते थे, जारिस्ट रशिया कहते थे। एंड उस वक्त कौन रूल कर रहे थे, निकोलस दो, और क्या कह सकते हैं, निकोलाई, सेम नाम। सो रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, द बोल्शेविक पार्टी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ मार्क्स, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, they were influenced by these ideas and they launched a revolution in which they overthrow किसको, overthrow the czarist Russia, और कौन लीडर को, निकोलस दो को। क्लियर रहेगा, and established a socialist state। तो आप कह सकते हैं it was one of the most important milestone in history, इन मॉडर्न हिस्ट्री, इन कौन से सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। क्लियर, और सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है मोस्ट पावरफुल आइडियोलॉजी रही है टिल कब तक,
टिल 1990, जब किसका कोलैप्स हो गया, जब यूएसएसआर कोलैप्स एंड देयर वाज ओनली वन सुपर पावर, कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है। सो दीज आर द फैक्टर्स और द बैकग्राउंड वी हैव डिस्कस्ड। और ईयर ऑफ मास नेशनलिज्म में एक और फैक्टर तो रहेगा ही, गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया, गांधी इन इंडिया। क्लियर। सो दिस वाज द बैकग्राउंड। तो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ईयर ऑफ मास नेशनलिज्म में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मिस्टर गांधी, हमारा टॉपिक रहेगा मिस्टर गांधी। क्या हमें अभी तक समझ में आया? कौसानी कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे। हैव वी अंडरस्टूड टिल नाउ? इज देयर एनी डाउट राइट नाउ हमें? ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली इंफॉर्मेशन जान लेते हैं अबाउट मिस्टर गांधी। गांधी बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1869, ये हमें सब पता है। कहाँ? एट पोरबंदर। दिस ऑल्सो वी नो। इन विच रीजन? काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात। उसके बाद फादर्स नेम करमचंद, mother's name पुतलीबाई। So we are discussing the earlier life of Mr. Gandhi। उसमें याद रखेंगे born on October 2nd 1869, उसके फादर्स नेम करमचंद, मदर्स नेम पुतलीबाई। याद रखेंगे born कहाँ पे? पोरबंदर इन गुजरात। 1874 में याद रखेंगे his father क्या थे? became दीवान ऑफ पोरबंदर। इन 1874 फादर ऑफ मिस्टर गांधी बिकेम दीवान ऑफ पोरबंदर। उसी तरह से नेक्स्ट टाइम इन 1876 याद रखेंगे हिज फादर लेटर शिफ्टेड, कहाँ? बिकेम दीवान ऑफ राजकोट। ये भी याद रखेंगे। राजकोट पोरबंदर क्या था? दे वेयर प्रिंसली स्टेट। तो हमें इतना जान के रखना है कि राजकोट एंड पोरबंदर दे वेयर प्रिंसली स्टेट एंड his father was the diwan of those princely state। clear। now further information याद रखें, ये कभी कभी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता रहता है। गांधी वेयर डिड ही स्टडीड? तो उनका जो कॉलेज का नाम था सामल दास कॉलेज, जो कि कहाँ है? भावनगर में है। क्लियर। ही स्टडीड एट सामल दास कॉलेज इन भावनगर। ठीक है। नाउ लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड। मूविंग फर्दर अबाउट गांधी, वेंट टू इंग्लैंड, और वहाँ पे कहाँ इनरोल किया उन्होंने? यूनिवर्सिटी कॉलेज। ही इनरोल्ड हिमसेल्फ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। उसके बाद आप फर्दर कह सकते हैं लॉ कहाँ पे? इनर टेम्पल कॉलेज है ये। ही परस्यूड लॉ एट इनर टेम्पल। ठीक है। आप कह रहे हैं सर द न्यूज़पेपर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, IHRS, इंडियन होम रूल सोसाइटी, हमने पहले ही पढ़ रखा है कौसानी। इट वॉज फाउंडेड बाय होम? श्यामजी कृष्णा वर्मा। और उनके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द इंडियन सोशलिस्ट, नहीं, सोशोलॉजिस्ट। क्या नाम है? द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इंडियन होम रूल सोसाइटी विथ होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो लंदन में हुआ था। क्लियर है। तो ये हमें याद रखना है। क्या अभी तक हमें क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी स्टडीड, पहले ही स्टडीड एट भावनगर, जो कि गुजरात में, इन सामलदास कॉलेज। उसके बाद ही वेंट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंग्लैंड। लेटर ऑन उसी में ही इनरोल्ड इनटू इनर टेम्पल टू स्टडी लॉ। क्लियर है। नाउ ही रिटर्न बैक from England in 1891 and then again went to South Africa in 1893। went to South Africa in 1893। आप पूछेंगे सर क्यों गए थे ये? तो आप कह सकते हैं अपने लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए फॉर हिज फर्स्ट क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। तो गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर अ केस फॉर हिज क्लाइंट, जिनका नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। क्लियर रहेगा। तो ये हमें याद रखना अब तक। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मिस्टर गांधी। याद रखेंगे वेयर बॉर्न, व्हेन बॉर्न, फादर मदर, वेयर डिड ही स्टडी एंड व्हेन डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका। नाउ आप देख सकते हैं 1893 पे ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। तो इसे क्लियर है कि नाउ गांधी फ्रॉम 1893 till Jan 9, 1915 ही विल बी इन साउथ अफ्रीका। बहुत ही लंबा टाइम रहा है इनका साउथ अफ्रीका में, ये बोलने में देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर। नाउ
वी विल डिवाइड गांधी स्टे इन साउथ अफ्रीका इनटू टू पार्ट्स। एक है 1893 से 1906 और दूसरा है 1906 से 1914 का एंड। क्लियर? जो 1893 टू 1906 है, दैट फेज ऑफ मिस्टर गांधी कैन बी कॉल्ड एज द मॉडरेट फेज। ठीक है ना? उसी तरह से ये वाला जो फेज है 1906 टू 1914 आप कह सकते हैं गांधी का पैसिव रेजिस्टेंस फेज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है? सो वी आर डिवाइडिंग गांधी स्टे इन साउथ अफ्रीका इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम 1893 टू 1906 एज द मॉडरेट फेज and 1906 to 1914 as the passive resistance phase. Moderate phase में आपको पता ही है 3 P's का फॉलो किया गया होगा, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, एंड इट मस्ट नॉट हैव yielded much result. क्लियर है? नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखेंगे कि गांधी व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ही वाज traveling in a first class and he was overthrown from a train. और कौन से स्टेशन पे? पीटर मैरिट्सबर्ग। प्लीज़ नोट इट डाउन, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ लिख लेंगे कि ही वॉज थ्रोन फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ पर्सन जिनका ऑरिजिन ऑफ कलर, ही वॉज मैन ऑफ कलर, मतलब कि नॉट अ वाइट। क्लियर? सो ही वॉज थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन एट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है? नाउ टाइमलाइन से ही पढ़ते रहते हैं तो 1894 जो कि गांधी का मॉडरेट फेज है, उन्होंने देखा रैम्पेंट क्या है, रेसिज्म फॉलो हो रहा है कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो ही डिसाइडेड टू फाइट थ्रू फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने 1894 में क्या बनाया? नेटल इंडियन कांग्रेस। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है? नाउ इस अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर? द नेम वाज इंडियन ओपिनियन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ही स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ H.M. नज़र। ठीक है? क्या हमें अभी तक क्लियर है कौशानी? ही स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ H.M. नज़र। नाउ गांधी व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, ही वॉज, आप कह सकते हैं, ही वॉज शॉक टू सी द कंडीशन ऑफ इंडियंस देयर। ही वॉज शॉक टू सी द कंडीशन ऑफ इंडियंस। आप पूछेंगे सर इतने इंडियंस थे क्या साउथ अफ्रीका में एट दैट टाइम, या होंगे तो कैसे इंडियंस कैसे पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका में? कि देयर वर सो मेनी पीपल दैट गांधी स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर जस्टिस, राइट? तो आप कह सकते हैं कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ इंडियंस। एक थे इंडेंचर्ड लेबर्स। आप बोलेंगे सर ये नया टर्म इंडेंचर्ड लेबरर्स क्या है, व्हाट डज दिस मीन? तो आप कह सकते हैं दीज पीपल दे वेयर फ्रॉम साउथ, मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड दे हैड गॉन टू साउथ अफ्रीका टू वर्क ऑन द प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? जैसे कि रबर हो गया, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जैसे कि टी प्लांटेशन आपने नाम सुना होगा। तो मेनी इंडियंस पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ इंडिया दे वेंट टू, ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया था साउथ अफ्रीका में ताकि टू वर्क ऑन दिस फार्म्स ऑफ प्लांटेशन। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबरर्स। ठीक है? नाउ इंडियंस अगर जा रहे हैं, व्हेन द विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये जनरल स्टेटमेंट है, व्हेन विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अगर ये जो लेबरर्स अगर जा रहे हैं तो इन लेबरर्स को भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, दे विल नीड मनी, ताकि दिक्कत तो होगी इनको। तो इनके पीछे पीछे गुजरात से कौन गए? मेमानी मुस्लिम या मेमानी इंडियंस, मुस्लिम इंडियंस। आप पूछेंगे सर ये कौन है? तो ये कोई और नहीं, मनी लेंडर्स हैं। अब उतने इंडियंस जा रहे हैं तो इन इंडियंस को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग का काम है कि इंटरेस्ट पर पैसे देना एंड टू मेक मनी, राइट? तो दीज मनी लेंडर्स दे ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विद देम लेटर ऑन आफ्टर द इंडेंचर्ड लेबरर्स। क्लियर? और आप कहेंगे सर तीसरी कैटेगरी कौन है साउथ अफ्रीका में इंडियंस की? अब आप देखेंगे जो लेबरर्स अब सारा काम वाम प्लांटेशन पे, फार्म पे वर्क करने के बाद वो वापस आए ही नहीं, दे डिसाइडेड कि भारत नहीं जाना है, वी विल सेटल इन साउथ अफ्रीका इटसेल्फ डिस्पाइट द रेसिज्म। क्लियर? तो इनको आप क्या कहोगे? इनको आप कहोगे एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। इनको कहोगे आप एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स।
नाउ ये कौन है? एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स जो कि सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। क्लियर? आज भी आप सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन देख सकते हैं इंडियंस का इन साउथ अफ्रीका, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं दे हैड ऑल सेटल्ड देयर। आप इससे ऑफ द टॉपिक जुड़ा हुआ है कि आपको क्या लगता है कि बहुत सारे जो इंडेंचर्ड लेबर्स हैं डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज दे अवे फ्रॉम होम, वो साउथ अफ्रीका में क्यों रह गए? वाई डिडंट दे रिटर्न टू इंडिया? क्या कारण हो सकता है इसका? one of the reason is कि most of these plantation workers they were from the so called depressed class, और depressed class के रहने की वजह से आपको पता है इंडियंस में rampant racism की जगह पे कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती थी इनसे, तो उनको लगा कि ये सब वापस उस सोसाइटी में जाने से अच्छा है क्या करना है कि दे विल लीव इन साउथ अफ्रीका विद द रेसिज्म। क्लियर है? तो याद रखना है। नाउ वी वर डिस्कसिंग विद टाइमलाइन, गांधी ने क्या किया था? 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाया था, साथ ही साथ कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? इंडियन ओपिनियन अलॉन्ग विद मिस्टर नजर। क्लियर? नाउ मॉडरेट फेज में गांधी ने एक फार्म ओपन किया था। फार्म ओपन करने का पर्पस था ताकि जो सत्याग्रह जो इंडियंस हैं जिनको ज़रूरत पड़े दे कैन लिव देयर एंड दे कैन ग्रो the food there, and as well as they will serve in the movement, carry forward the movement। तो इन्होंने एक क्या फार्म स्टार्ट किया था इस टाइम में? फार्म का नाम है फिनिक्स फार्म। सो गांधी स्टार्टेड अ फार्म नोन एज फिनिक्स फार्म। टाइमलाइन से अगर पढ़ेंगे तो इन द ईयर 1904। आप पूछेंगे सर ये कहाँ खोला गया था? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं एट डरबन। ठीक है, द फिनिक्स फार्म वॉज सेटअप इन डरबन। क्लियर है? आप आगे जानेंगे जब पैसिव रेजिस्टेंस फेज था उसमें उन्होंने एक और फार्म खोला था जिसका नाम है टॉल्स्टॉय फार्म। तो आप यहीं पर अगर लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं 1910। याद रखेंगे ये कौन सा फेज है? पैसिव रेजिस्टेंस फेज। 1910 में इन्होंने कौन सा फार्म खोला था? टॉल्स्टॉय फार्म। क्लियर? और ये कहाँ खोला था? एट जोहान्सबर्ग। सो गांधी ओपन 2 फार्म्स फॉर सत्याग्रही। ये नहीं कि कोई और पर्पस, जस्ट फॉर लिविंग और हाउसिंग द सत्याग्रही टू कैरी फॉरवर्ड द मूवमेंट। एक का नाम है फिनिक्स फार्म इन द ईयर 1904 एट डरबन, दूसरा का नाम है टॉल्स्टॉय फार्म इन जोहान्सबर्ग इन द ईयर 1910। क्लियर रहेगा? नाउ अब गांधी ने किस किस इनजस्टिस के लिए फाइट किया है? लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? गांधीज फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। क्लियर? नाउ सबसे पहले अगर बात की जाए तो ईयर है 1906। पहली बार इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की है? अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो पहला है 1906 अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नाउ आप क्या कहेंगे कि सर इसमें क्या था? इसमें था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका मेड इट कंपल्सरी फॉर इंडियंस टू कैरी अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। क्लियर है? याद रखेंगे ये सिर्फ इंडियंस पे या फिर एशियन पे अप्लाई होता था, नॉट ऑन एनी अदर पर्सन। जैसे वाइट या यूरोपियंस पे ये अप्लाई नहीं होता था। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ये जो रूल था क्या? कंपल्सरी फॉर इंडियंस टू कैरी आरसी। जैसे आप अभी ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करते हैं, एक कोई भी आधार कार्ड, कोई भी आपको एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको कैरी करना रहता है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से वहाँ पे सिर्फ इंडियंस को कैरी करना जरूरी था विद फिंगरप्रिंट। तो ये कंपलसरी था, इसलिए आप कह सकते हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी था। तो गांधी ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा लेट्स बर्न द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन मास। तो सब इंडियन से मिलकर क्या किया? पब्लिकली बर्न्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो आप कह सकते हैं विक्ट्री ऑफ गांधी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शनरी स्टेप टेकन बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेक्स्ट रिएक्शनरी में आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन किस पर? माइग्रेशन। आप पूछेंगे सर ये क्या है रेस्ट्रिक्शन ऑन माइग्रेशन? तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ की ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो इंडियंस हैं
वो एक जगह पर रहेंगे, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दे हैड रिस्ट्रिक्टेड द इंडियंस टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर। ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये सब पर वैलिड, ये सारे कम्युनिटी ग्रुप पर, एथनिक कम्युनिटी ग्रुप पर वैलिड नहीं है। यूरोपियंस पे तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इट वॉज अ डिस्क्रिमिनेटरी मेजर। हाँ, द रीजन फॉर द ओपनिंग ऑफ दीज फार्म्स वेयर टू हाउस द सत्याग्रही so that they can carry forward the movement against the racism or the injustice, है ना। उस फार्म में क्या कर सकते हैं, जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रह सकें, खाना उगा सके एंड लेटर ऑन कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि मूवमेंट एक दिन का, एक महीने का, एक साल का भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मूवमेंट, इट विल कंटिन्यू फॉर ईयर्स, ताकि इस मूवमेंट को क्या कर सकें, कंटिन्यू करते रहें, ताकि वो मूवमेंट स्ट्रेंथन हो। क्लियर है? हमें नेट चला जाएगा, ठीक है। कौशानी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। क्या आप आवाज़ सुन सकते हैं? ठीक है। नाउ मूविंग, तो आप याद रखेंगे ये क्या था, रजिस्टर ईजी है। रेस्ट्रिक्शन और माइग्रेशन उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जानने के लिए थोड़ा ब्रॉड भी हम लोग रख रहे हैं कि व्हाट वर द पॉलिसीज अगेंस्ट विच मिस्टर गांधी वाज प्रोटेस्टिंग। तो रेस्ट्रिक्शन और माइग्रेशन, जिसमें इंडियंस को क्या किया गया था, डिबार्ड, सो दैट दे कैनॉट गो फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर। मिस्टर गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। एंड फाइनली इंडियंस ने क्या किया, हाउ दे ट्राई टू ओवरकम दिस, दे डिफाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड दे क्रॉस्ड फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर विदाउट देयर परमिशन। अनदर विक्ट्री फॉर मिस्टर गांधी। क्लियर रहेगा? तो दीज वे सम ऑफ द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका। उसी तरह से अगला क्या है, इनवैलिडेशन ऑफ मैरिज। अगला है इनवैलिडेशन ऑफ मैरिजेस। नाउ इसमें आप क्या बोलेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे इंट्रोड्यूस्ड अ रिएक्शनरी, आप कह सकते हैं, लॉ या फिर पॉलिसी, जिसमें कहा गया है जो भी मैरिजेस क्रिश्चियन, जो मैरिजेस क्रिश्चियन के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, उस वो मैरिज इनवैलिड है। दैट मैरिज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अंडर लॉ। तो आप सोच सकते हैं कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, सो दियर मैरिजेज आर हेल्ड इलीगल। तो दिस वॉज, आप कह सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्शनरी स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो जो मैरिजेज क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के अगेंस्ट में है, जो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के खिलाफ हुआ है, दे आर हेल्ड एज इनवैलिड एंड नल। क्लियर रहेगा? तो याद रखेंगे इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया। इवन कौन प्रोटेस्ट की, इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया इसके खिलाफ। इट वॉज लेड बाय गांधीज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इवन द देन वायसरॉय ऑफ इंडिया Hardinge too, he also criticized the South African government policy. क्लियर रहेगा? ये जो जजमेंट आया था कि इनवैलिड कर देना है मैरिजेस विच इज़ हेल्ड अंडर नॉन क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ये सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसको सर्ल जजमेंट भी कहते हैं। तो बस याद रखेंगे, इफ दे वांट टू मेक योर लाइफ हेल इन द एग्जाम, दे कैन आस्क अंडर विच जजमेंट द South African government held the Indian marriages invalid. क्लियर रहेगा? तो याद रखेंगे, this was also an important reaction measure against which Mr. Gandhi protested. बाद में क्या हुआ? After much protest, they finally agreed कि नहीं, ऐसे मैरिजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड फाइनली किसकी जीत हुई? विक्ट्री ऑफ मिस्टर गांधी। क्लियर? उसी तरह से एक और रिएक्शनरी मेजर क्या था, ब्रिटिश वालों ने जो इंडियंस थे उन पर पोल टैक्स लगा दिया था कि आप लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हो तो आपको क्या देना है, आपको टैक्स देना है। नाउ इंडियंस जो ऑलरेडी रह रहे हैं, आपको पता ही है, इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, हाउ दे कैन अफोर्ड टू गिव टैक्स। इस वजह से फिर क्या हुआ, गांधी ने इसके खिलाफ भी कैंपेन किया एंड फाइनली इट वॉज टेकन बैक, विक्ट्री फॉर गांधी। तो आप देख सकते हैं कि गांधी हैड अ सीरीज ऑफ clashes with the British over their different policies and he won all। वो सारे जीत कर आ गए और इस तरह से कह सकते हैं
he got the faith or the respect of Indians as well as other ethnic communities living in Africa, जो आज भी गांधी को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं इन अफ्रीका। क्लियर है? तो क्या क्या हमने डिस्कस किया था पॉलिसीज में? एक है सर्ल जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया था नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस को, पोल टैक्स, उसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, उसी तरह से रेस्ट्रिक्शन ऑन माइग्रेशन कि आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस नहीं जा सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो ये सारे चीज़ें हमें जान के रखना है गांधी इन साउथ अफ्रीका। नाउ गांधी इन जब साउथ अफ्रीका हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं, और उसमें हमने पढ़ा है कि गांधी ने क्या फॉर्म स्टार्ट किया था? टॉलस्टॉय फॉर्म स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में? 1910 में। कहाँ स्टार्ट किया था? जोहानिसबर्ग में स्टार्ट किया था। ये हमने पढ़ा है। नाउ इसमें याद रखना है, ये फॉर्म स्टार्ट करने में एक जर्मन ने हेल्प किया था गांधी को। आपको जानना है कि हु हेल्प्ड गांधी इन द सेटिंग अप ऑफ द फॉर्म? द नेम वाज हरमन कॉलेनबach। वो गांधी के एसोसिएट थे जिन्होंने हेल्प किया गांधी को टू ओपन अप द फॉर्म। गांधी हिमसेल्फ वाज इनकेपेबल ऑफ ओपनिंग सच अ बिग फॉर्म। क्लियर रहेगा? नाउ उसी तरह से आप याद रखेंगे, गांधी was inspired from a author जिसका नाम है जॉन रस्किन, एंड जॉन रस्किन का एक कॉन्सेप्ट है सर्वोदया। तो गांधी ने जो टॉलस्टॉय फॉर्म जो बनाया था, it was influenced by the सर्वोदया कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन रस्किन। तो ये थोड़ा जान लेना ज़रूरी है कि जो इंस्पिरेशन है बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ दिस फॉर्म वो कहाँ से आया है? वो आया है, एक ऑथर हैं जिनका नाम है जॉन रस्किन, एंड उनका किताब का नाम क्या है? अनटू द लास्ट। क्लियर? क्या हमें समझ में आ रहा है? द नेम ऑफ द बुक इज अनटू दिस लास्ट एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज जॉन रस्किन। और आपने नाम सुना होगा गांधी का कॉन्सेप्ट सर्वोदया। सर्वोदया मतलब जस्टिस फॉर ऑल या फिर सर्विस टू ऑल, मतलब जो सबसे लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी में भी है उनका भी सर्विस। ठीक है? तो सर्वोदया जो कॉन्सेप्ट है गांधी का, he has derived this concept from John Ruskin which he has referred about in the book Unto the Last। सर्वोदया याद रखेंगे एक गुजराती टर्म है। क्लियर? तो हमें ये क्लियर रखना है, याद रखना है कॉन्सेप्ट को। नाउ और याद रखेंगे ये सब इंस्पिरेशन क्या था गांधी के फिनिक्स फार्म को बनाने का। ठीक है? नाउ इसी से जुड़ा हुआ किताब और इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक और जान लेते हैं, एक और ऑथर का नाम। इनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। उन्हीं के नाम पे ये फॉर्म रखा गया है। नाउ गांधी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम लियो टॉलस्टॉय का बुक जिसका नाम है किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू। He was inspired from हरमन कॉलेनबर्ग। बिल्कुल सही है, डबल एन नहीं होगा, कौशानी सिर्फ एन होगा, बाकी आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है? तो याद रखना है कि फेनिक्स फार्म या फार्म के इंस्पिरेशन में जॉन रस्किन एंड हिज बुक अनटू दिस लास्ट, उसी तरह लियो टॉलस्टॉय की किताब का नाम किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू। ठीक है? लियो टॉलस्टॉय आपको याद रहना चाहिए, ये कौन थे? ये एक रशियन नॉवलिस्ट थे जिनकी और किताब क्या है? वॉर एंड पीस। ठीक है? तो ये हमें जान के रखना है। नाउ कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को आपको टफ रखने के लिए, जब आपने पढ़ा था कि सर्ल जजमेंट, तो सर्ल जजमेंट जिसमें क्या पढ़ा था हमने? इनवैलिडेशन ऑफ मैरिजेज, जो कि विच इज हेल्ड इन नॉन क्रिश्चियन ट्रेडिशन। राइट? नाउ इसके खिलाफ ह्यूज प्रोटेस्ट एरप्टेड, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो चाहे वो इंडिया में हो। फाइनली आप याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन रहता है कि हु पार्टिसिपेटेड या हु हेल्प्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द अगेंस्ट द सर्ल जजमेंट या अगेंस्ट द इनवैलिडेशन। तो आपको कैरेक्टर्स इन्वॉल्व याद रखेंगे। हमने पहले ही कहा गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया में, इन्होंने इसके खिलाफ कैंपेनिंग की। हमने ये भी कहा कि हार्डिंज टू, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। और कौन थे? याद रखेंगे, we know a close associate of Gandhi, he was a great Gandhian, इनको दीन बंधु भी कहा जाता था, CF एंड्रयूज। ठीक है? एंड साउथ अफ्रीका के तरफ से कौन थे रिप्रेजेंटेटिव? आप कह सकते हैं जनरल स्मर्ट्स, जो बाद में साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर बने।
तो जनरल स्मर्ट्स को समझाया गया कि देखो बाबू, ये सब चीज़ जो आप कर रहे हो ये गलत है, इससे एक रेवोल्यूशन आ सकता है, इसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फाइनली ही अंडरस्टूड एंड ही टिक बैक, रेसिंडेड और टुक बैक द जजमेंट। क्लियर रहेगा। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड while Gandhi was in Africa। तो गांधी हैज स्टिल नॉट अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर आपको पूछना है कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम और व्हाट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन गांधी लर्न इन साउथ अफ्रीका, तो आप कह सकते हैं ही डिवाइज्ड हिज मेथड ऑफ स्ट्रगल। आप पूछेंगे सर व्हाट वाज दैट मेथड ऑफ स्ट्रगल? सत्याग्रह। सो द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, दिस पॉलिसी was emboldened by Gandhi while he was in South Africa। ये जो टेक्निक है सत्याग्रह का, गांधी डिवाइस दिस टेक्निक कहाँ पे? इन साउथ अफ्रीका। ये हमें याद रखना है। और उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जो सत्याग्रही हैं, he must not fear the doer, he must be a proponent or supporter of truth and non-violence, etc etc। क्लियर रहेंगे? तो याद रखना है सत्याग्रही कभी डरते नहीं हैं, सत्याग्रही ऑलवेज बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यह याद रखना है, यही गांधीयन पिलर्स ऑफ स्ट्रगल है, गांधीयन पिलर्स ऑफ मूवमेंट है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्लियर रहेगा? नाउ आफ्टर doing all this, participating in many movements, solving many problems of Indians as well as other communities in South Africa, Gandhi returned back to India। कब आए? जो आपने पहले पूछा था, इसका जवाब यही है, Jan 9, 1915। and since 2003 Indian government holds PBD। PBD क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर इन ऑनर ऑफ मिस्टर गांधी बिकॉज ही वॉज द मोस्ट फेमस प्रवासी। क्लियर? तो याद रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट क्या कंडक्ट कराती है? प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर ऑन Jan 9, क्योंकि Jan 9, 1915 को गांधी केम बैक ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। ठीक है, अभी तक क्लियर है कौशानी? आवाज आ रही है? वीडियो आ रही है को? क्या नहीं? ठीक है, तो याद रखेंगे नाउ गांधी इन इंडिया। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर ऐड करेंगे इन साउथ अफ्रीका में टाइमलाइन में, तो एक टाइमलाइन और लिख लेंगे। 1899 में गांधी ने इस्टेब्लिश किया था इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट गांधी, तो आप एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर लेंगे। 1899 में गांधी ने क्या इस्टेब्लिश किया था? इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। नहीं, 2000 पहले से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, इसको 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्लियर है? जब इंडिया गवर्नमेंट आई थी तब उन्होंने प्लान किया था कि वी विल सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन Jan 9 एज प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, आर वी क्लियर? नाउ 1899 का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स किसने बनाया था? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मिस्टर गांधी ने बनाया था। क्यों बनाया था? इन रिस्पॉन्स टू बोर वॉर। उस वक्त लड़ाई चल रही थी, क्या नाम है? बोर वॉर चल रही थी। किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में चल रही थी, और वर्सेस नेटिव्स। वहाँ के जो नेटिव थे और ब्रिटिश के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, बोर वॉर। और गांधी क्या किए? गांधी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प बनाया ताकि जो डेड सोल्जर्स हैं या फिर जो वुंडेड सोल्जर्स हैं उनको वॉर फ्रंट से लाया जाए, to bring the dead and the wounded soldiers from war front। क्लियर रहेगा? नाउ इसी के लिए फॉर हिज सर्विस फॉर टू हेल्प द नीडी या फिर हेल्प द वुंडेड और द डेड सोल्जर, उनको क्या टाइटल दिया गया था? केसरे हिंद। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। याद रखेंगे, जो आप देखेंगे बाद में गांधी रिटर्न कर देते हैं एज ए रिस्पॉन्स टू द राउलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो याद रखना है। नाउ आफ्टर गांधी कमिंग टू इंडिया, उन्होंने ज़्यादा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या किया उन्होंने? एक ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ही टूर्ड ऑल ओवर इंडिया फॉर अ ईयर, ताकि इंडियन कंडीशन से क्या हो जाए, वो थोड़ा सा
familiar हो जाएं। एंड फाइनली द प्लेटफॉर्म वॉज सेट इन द ईयर 1917, जब उन्होंने क्या स्टार्ट लॉन्च किया, चंपारण सत्याग्रह। तो हमारा अगला हेडिंग रहेगा चंपारण सत्याग्रह। नाउ चंपारण सत्याग्रह में गांधी को जो इनविटेशन दिया गया था बाई अ पर्सन फ्रॉम बिहार, लीडर फ्रॉम बिहार, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण। तो आप बस याद अभी जान के रखेंगे किसके द्वारा इनवाइट किया गया था, इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला। कहाँ राजकुमार शुक्ला याद रखेंगे, लीडर फ्रॉम बिहार। और इस कहाँ पे किया था उन्होंने, एट 1916 लखनऊ कांग्रेस सेशन। लखनऊ कांग्रेस सेशन में ही राजकुमार शुक्ला ने गांधी को क्या किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, नाउ किसके लिए चंपारण सत्याग्रह, नाम क्लियर है, फॉर इंडिगो प्लांटर्स। किसके लिए इनविटेशन किया गया था, फॉर द बेनिफिट और द बेनिवलेंस ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। नाउ इनके खिलाफ कौन सा सिस्टम लाया गया था, अभी याद रखना है, 3/20 या फिर 3 कठिया सिस्टम। क्लियर है, तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ला ही ब्रॉट इनटू लाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ चंपारण फार्मर्स। चंपारण में कौन से फार्मर, इंडिगो, जो इंडिगो की खेती करते थे, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव 3 कठिया सिस्टम। और 3 कठिया सिस्टम में याद रखेंगे, अगर 20 पार्ट्स ऑफ द लैंड किया गया तो उसमें आपको 3 पार्ट्स में क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो। नाउ द थिंग इज कि वाई दे वांटेड, द ब्रिटिश वांटेड टू ग्रो इंडिगो। इसका रीजन है कि इंडिगो वाज यूज्ड एज डाई और कलरिंग एजेंट। इंडिगो किस लिए यूज होता था, डाई और कलरिंग एजेंट। इसलिए चंपारण के जो फार्मर्स है, दे डू नॉट वांटेड टू, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडिगो क्रॉप्स ऑन देयर फील्ड्स। इसके खिलाफ राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी। नाउ गांधी आफ्टर कमिंग टू कहा, चंपारण, ही आस्क्ड द इंडिगो फार्मर्स टू रेसिस्ट नॉट टू ग्रो द इंडिगो। जिसके वजह से गांधी ने क्या किया, गांधी imprisoned. Now the thing is, the British government had requested, और या कह सकते ordered गांधी not to come to मोतिहारी और चंपारण, but still he went with full force. इसके वजह से उनको imprison कर लिया गया। एंड इसी वजह से आप कह सकते हैं it involves the breaking of law, ब्रेकिंग ऑफ लॉ। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को आप कह सकते हैं इट वाज द फर्स्ट सीडीएम, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद रखना है, आपने नाम सुना होगा कि सर सीडीएम तो वी हैव हर्ड कि 1930 में हुआ था, जब मार्च 12 में गांधी स्टार्टेड द फेमस डांडी मार्च एंड रीच्ड डांडी ऑन अप्रैल 6, 1930। बट अगर आपसे पूछा जाए, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच वॉज द फर्स्ट सीडीएम, तो आप आंसर क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह। क्यों, क्योंकि सीडीएम में एक टर्म है सिविल डिसओबीडियंस, विच मीन्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। आगे पढ़ेंगे, जैसे नॉन कोऑपरेशन होता है उसमें इट मीन्स नॉट कोऑपरेटिंग विद द अथॉरिटीज। आप ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ उनके नियम को क्या करो, कोऑपरेट नहीं करो, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ लॉ। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ, हेंस इट इज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही रहने देते हैं। वी विल फर्दर टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।